आज हम जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, छठी कक्षा का। लेकिन हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि शॉर्ट्स में समझाया जा रहा है और पूरे एनसीईआरटी, इतनी बड़ी बड़ी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने बड़े बड़े लेक्चर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें एकदम शॉर्ट में सब कुछ समझाया जाएगा और एनसीईआरटी में जो जो भी है वो सब कुछ समझाया जाएगा और साथ में नोट्स भी, इसके हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। तो बाकी दूसरे तरफ से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। और स्मार्ट तरीके से पढ़ो ना, यही स्मार्ट तरीका है। तो जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी हम स्टार्ट कर लें। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? अमावस्या पूर्णिमा के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पता है ये सब आपको पता है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर छठी का एकदम इजी है, लेकिन बेसिक लेवल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम 6 से 12 तक पूरा कंप्लीट कराएंगे, लेकिन बाद में ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी डाउट रहा तो बाद में अच्छा खासा प्रॉब्लम आ जाता। तो अभी से इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो अमावस्या पूर्णिमा के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ में खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ेंगे हम। तारा क्या है, ग्रह क्या है, उल्का पिंड क्या है, सौर मंडल क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। ब्रह्मांड क्या है, सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। छठी की एनसीईआरटी है, एकदम इजी है, एकदम मज़े से पढ़िए। तो पूर्णिमा क्या है? एक महीने में चांद पूरा दिखता है, एक महीने में एक बार, उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा। पूरा चांद दिखता है तो क्या कहेंगे? पूर्णिमा। और 15 दिन के बाद चांद धीरे 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 15 दिन तक आके कुछ भी दिखता नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? अमावस्या। तो महीने में एक बार चांद पूरा दिखता है, उसको क्या कहेंगे? पूर्णिमा। और 15 दिन के बाद चांद आसमान से गायब हो जाता है, हमें दिखता नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? अमावस्या। फिर आता है खगोलीय पिंड क्या है? खगोलीय पिंड, खगोल क्या है? आसमान, ब्रह्मांड, आसमान, इसके पिंड। पिंड मतलब वस्तु है। तो आसमान में जो भी रात के टाइम में वस्तुएं चमकती दिखती है हमको, सूर्य, चंद्रमा, जो भी तारे, ये सब क्या है? खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड तो समझ गए हमको, आसमान में जो भी चीज़ें चमकती है उनको हम क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड। तो फिर तारा किसको कहते हैं? तारे भी तो चमकते हैं ना। तो तारा उसको कहते हैं जो चीज़ें आसमान में अपनी ऊष्मा और प्रकाश पैदा करते हैं। जैसे उनके खुद से प्रकाश पैदा होता है और खुद की ऊष्मा होती है, उनको क्या कहेंगे? तारा। जैसे सूरज भी एक तारा है जो अपनी ऊष्मा और प्रकाश फैलाता है, वो एक तारा है। तो आसमान में तो बहुत सारे तारे दिखते हैं हमको, लेकिन कुछ तारे ऐसे कुछ आकृतियाँ बनाते हैं। आपने देखा होगा 3 तारे एक साथ दिखते हैं आसमान में, और भी अलग अलग आकृतियाँ दिखती हैं। तो इन्हीं आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तारों की आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और इन्हीं आकृतियों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक अर्सा मेजर, जिन्हें सप्तऋषि भी कहा जाता है, जो 7 तारों का समूह है, स्क्रीन पे है, इसे सप्तऋषि कहा जाता है। और इसी के आधार पर ऊपर एक तारा भी दिखता है जो चमकते रहता है, उसको ध्रुव तारा कहते हैं, जो उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए पहले इस्तेमाल किया जाता था। ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो फिर पृथ्वी क्या है? जिसके पास अपनी ऊष्मा भी नहीं है, अपना प्रकाश भी नहीं है, तो फिर ये क्या है? इन्हें ग्रह कहा जाता है। जिनके पास अपना प्रकाश भी नहीं होता और जिनके पास अपनी ऊष्मा भी नहीं होती, उनको कहते हैं ग्रह। और ग्रह शब्द हिंदी में नहीं बना, ग्रह शब्द जो है इंग्लिश में प्लैनेट, ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। और प्लैनेट शब्द कहाँ से आया? ग्रीक शब्द प्लेनेटाइज से, वहाँ से प्लैनेट बना। और प्लैनेट शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन ग्रह। और प्लेनेटाई का अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला, परिभ्रमक। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते रहती है। आसमान में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड, बहुत सारी चीज़ें, इन सब को मिलाकर सौर मंडल बनता है। सौर मंडल मतलब सूरज का परिवार, सूर्य का परिवार। इसमें सूर्य कौन है? मुखिया। पौराणिक कहानियों में भी सूर्य को सोल कहा गया है, जो उसको सूर्य देवता मानते थे। सौर मंडल का मेन जो है वो सूर्य है और उसके आजू बाजू, उसके चारों तरफ दूसरे ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। बट हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन जियोग्राफी का मतलब क्या है? जियोग्राफी शब्द आया कहाँ से?
तो जियोग्राफी का मतलब होता है, जियोग्राफी शब्द ऐसा बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब पृथ्वी, और जियो के आगे हम लगा देते हैं जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोइड्स। तो जियो का मतलब पृथ्वी और जियोमेट्री का मतलब पृथ्वी को मापना। जियोग्राफी मतलब पृथ्वी का विवरण। जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन, लॉजी मतलब अध्ययन। तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रह को 4 ग्रहों में डिवाइड करते हैं। सूर्य के पास के पहले 4 ग्रह, और उसके बीच में एक क्षुद्र ग्रह का पट्टा है। क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे छोटे टुकड़े चक्कर लगाते हैं सूर्य का, और वो मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे उसको वो क्या है? क्षुद्र ग्रह का पट्टा। तो क्षुद्र ग्रह से जो पहले हैं 4 ग्रह उनको कहते हैं आंतरिक ग्रह। जो सूर्य के आसपास है वो आंतरिक ग्रह, और क्षुद्र ग्रह से बाहर के जो 4 ग्रह हैं उनको कहेंगे बाह्य ग्रह। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि जो सूर्य के पास है उनको आंतरिक, और जो सूर्य से दूर है 4 उनको बाह्य ग्रह कहेंगे। बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह का पट्टा। तो 8 ग्रह को सीरियली कैसे याद रखेंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और उसके आगे 4। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है। पहले तो याद रख लेंगे बुध से शुरू होता है। बुध के बाद में एक एक दिन, जैसा हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक एक दिन छोड़ते जाना है तो ग्रह का नाम आएगा। पहले बुध है, सबसे नज़दीक ग्रह जो है सूर्य के वो बुध है। बुधवार के बाद कौन सा आता है? गुरुवार। तो गुरुवार छोड़ देना है, शुक्र। तो बुध के बाद कौन सा ग्रह है? शुक्र। शनि छोड़ देना है, रविवार। तो रविवार को क्या कहेंगे? पृथ्वी। जिस दिन रविवार है उसको कहेंगे पृथ्वी। फिर सोम आता है तो मंगल ग्रह। बुध छोड़ देना है, गुरु, बृहस्पति ग्रह। शुक्र छोड़ देना है, फिर शनि, और फिर यूरेनस, नेपच्यून। एक एक दिन छोड़ते जाना है, बस आपको ग्रहों के नाम सीरियली याद हो जाएंगे। और जो आंतरिक 4 ग्रह है वो सूर्य के पास है और वो चट्टानों से निर्मित है। और जो बाह्य जो ग्रह है 4 वो गैसों से बने हैं और वो बहुत बड़े बड़े हैं। और ये सभी ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अब मैंने कक्षा वर्ड यूज़ किया, ये क्या है? कक्षा मतलब एक निश्चित पथ पर हर ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहा है। उनका एक निश्चित रास्ता है, निश्चित पथ है, उसको हम कक्षा कहेंगे। अपनी कक्षा से चक्कर लगाता है। तो सारे 8 ग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं सूर्य का, ऐसे किधर भी नहीं घूमते। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, जिसको सूर्य के एक चक्कर लगाने में 88 डेज लगते हैं। और इन 8 ग्रहों में से पृथ्वी पर ही सिर्फ जीवन संभव है अभी तक। और पृथ्वी के जैसे ही एक ग्रह है और शुक्र, जो पृथ्वी के पास में ही है, जिसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। और कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो नोट्स में हैं, आप देख लेना। जैसे सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, वो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी का ध्रुवों के पास पृथ्वी चपटी है। और पृथ्वी का आकार कौन सा है? गोल नहीं है, भूआब है, चपटी है वो ध्रुवों के पास। एकमात्र ग्रह है पृथ्वी जिस पर जीवन संभव हो पाया है। अगर अंतरिक्ष में जाओ तो वहाँ से पृथ्वी को देखने पर नीली नीली दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि पानी ज़्यादा है यहाँ पर। 2/3 सतह पृथ्वी का पानी से ढका हुआ है। जैसे ग्रह, फॉर एग्जांपल पृथ्वी ले लो, ये सूर्य की ओर चक्कर लगाती है। इसी तरह से पृथ्वी को भी कुछ चीज़ है जो चक्कर लगाता है। जैसे चंद्र है, पृथ्वी को भी तो चंद्र चक्कर लगा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? वो है उपग्रह। उपग्रह क्यों? क्योंकि वो ग्रह को चक्कर लगा रहा है, इसलिए उपग्रह है। तो कुछ नैसर्गिक ग्रह तो कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी है। भारत द्वारा भी कुछ उपग्रह बनाए गए हैं, इनसैट, एजुसैट टाइप के। रॉकेट के द्वारा इसको आसमान में छोड़ दिया जाता है और पृथ्वी की कक्षा में इसको स्थापित कर दिया जाता है। फिर ये पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं। ये उपग्रह ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आसमान में छोड़े जाते हैं। इसी के साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम कायम करने के लिए हमें उपग्रह की ज़रूरत होती है। और पृथ्वी के पास अपना चंद्रमा है जो पृथ्वी के चक्कर लगाते रहता है, हम उसको उपग्रह कहते हैं पृथ्वी का। तो बाकी ग्रहों के पास भी ऐसे उपग्रह हैं। हमारे पृथ्वी के पास एक है, दूसरे ग्रहों के पास किसके पास 2, 5, 10, 63
अलग अलग हो सकते हैं। चंद्रमा हमें पृथ्वी से काफ़ी बड़ा दिखता है, लेकिन इसकी साइज़ जो है तो पृथ्वी के 1/4 ही है। और जैसे सूरज की दूरी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर थी, तो चांद की दूरी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर। और चंद्र जो है तो पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। एक चक्कर पृथ्वी का 27 दिन में पूरा करता है, और इतने ही टाइम में वो अपना खुद का एक चक्कर भी पूरा कर लेता है, परिक्रमण भी कर लेता है। चंद्रमा पर अभी तक जीवन संभव नहीं है, और इसकी सतह पर गड्ढे हैं, पर्वत है, मैदान है, इसलिए हमको उस पर धब्बे धब्बे दिखते हैं, जो कि छाया होती है। हम पूर्णिमा के दिन आसानी से देख सकते हैं। हम क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड 2 चीज़ों को फिर से समझेंगे। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पट्टा है, जिसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं, उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो कि ग्रहों से टूटकर ही अलग हुए हैं, जो कि एग्जैक्टली मंगल और बृहस्पति के बीच में ही चक्कर लगाते हैं। जो उल्कापिंड होते हैं, ये भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। आकाशगंगा जो है वो लाखों तारों, करोड़ों तारों का एक समूह है। हमारा सौरमंडल भी आकाशगंगा का ही एक हिस्सा है। करोड़ों तारों, बादलों का समूह मिलकर एक आकाशगंगा बनती है, और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो इमेजिन करिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हुआ, और इसमें डीप में मत जाइए, बस एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है वो पढ़िए। ज़्यादा इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसीलिए क्लियर कर रहा क्योंकि हमारे हिंदी माध्यम वाले बच्चे, जो टॉपिक अच्छा लगा उसमें बहुत ज़्यादा डीप तक रिसर्च करते बैठते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, बस एग्ज़ाम का सिलेबस ध्यान में रखना है और उतना ही पढ़ना है। हमें एग्ज़ाम क्रैक करनी है, हमें ज्ञान हासिल करके नहीं बैठना है, हमें उस पर PhD नहीं करनी है। हमारा टारगेट है एग्ज़ाम है सामने, उसको फोड़ना है, ख़त्म बात। और ज़्यादा लोड लेना नहीं है, एकदम मज़े से पढ़ना है और स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, और एग्ज़ाम को क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, मज़े से पढ़ने का और मज़े से एग्ज़ाम निकालने की। ज़्यादा लोड लेते बैठने का नहीं। कोशिश करूँगा आगे आने वाले लेक्चर एकदम चिल, एकदम मज़े से तुम पढ़ो। और 11th का तो ऐसा पढ़ाएंगे कि बस तुम देखते रह जाओगे एकदम मज़े से। वो कॉन्सेप्चुअल है, ये थेरोटिकल है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझाई जाती हैं तो परमानेंट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे हमेशा के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।